अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किस्से कहानियाँ। वीडियोस की तमाम अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इन वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। और आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी कहानी लोगों तक पहुँचे या आप अपनी कोई कहानी सुनाना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप वो कहानी लिखकर भेज सकते हैं। शाम का सूरज डूबने के करीब था जब गांव के माहौल में एक तेज आवाज़ गूंज उठी, बानो। और देर तक बानो बानो सुनाई देता रहा ये नाम। आवाज़ दिल दहला देने वाली थी, रूह को बेकरार कर देने वाली। इसके बावजूद गांव वालों में कोई हलचल नहीं हुई। सब अपने अपने काम में लगे रहे। फिर एक दीवाना बाप दिखाई दिया। सर पर खिचड़ी बाल, उजड़ा लिबास, टूटा जूता, मिट्टी से भरे पाँव, कमज़ोर जिस्म, रोती आंखें और दर्द भरी आवाज़। वो बानो बानो चिल्लाता भागा जा रहा था। बानो मेरी बच्ची, कहाँ है तू, कहाँ है तू? चिल्लाने वाला ये बूढ़ा रखा था। वे चौपाल के सामने से अभी अभी गुजरा था। बरगद के घने पेड़ के नीचे चौधरी साहब सामने बैठे थे और उनके आसपास लोग भी थे। हुए वाले मामले पर खास और अहम बातचीत चल रही थी। रखा के वहाँ से गुजरने पर कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर दोबारा बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। बानो के नाम से सिवाय नफरत की किसी को कोई दिलचस्पी ना थी। बानो बानो की आवाज़ धीमी पड़ चुकी थी और वह दीवाना दूर निकल चुका था। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? चौधरी साहब ने टूटी बातों का सिलसिला जोड़ना चाहा। नया कुआं खुदवाने की बात कर रहे थे अब्बा जी, चौधरी के बड़े बेटे आवेश ने कहा। और फिर सब इस मसले को हल करने में लग गए। रखा का ख्याल भी ओझल हो गया। उस पर कौन ध्यान देता? ये किस्सा तो रोज़ का था। सारा दिन गुमसुम रहने वाले रखा को शाम होते ही जैसे कोई बिच्छू काट जाता था। वह पागलों की तरह अपनी बेटी बानो को पुकारता फिरता था। गांव वालों को उसकी हालत पर तरस आता था, लेकिन वे उसकी किसी तरह मदद करने में लाचार थे। दीवाने का इलाज तो शायद फिर भी हो सकता है, लेकिन रूह के रोगी का नहीं। हकीम साहब ने बहुत पहले ही ये कह दिया था। क्या कोई भी ऐसी दवा नहीं कि रखा होश पकड़ ले? गांव वाले उसके हवाले से बहुत परेशान थे। दवाएं जिस्म के बीमारों के लिए होती हैं, रूह के बीमारों के लिए नहीं। बार बार यही जवाब मिलता था। फिर भी गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने रखा का बहुत इलाज करवाया। दूर दूर के हकीमों के पास ले गए थे उसे। किसी चमत्कार वाले बाबा का पता चलता तो बड़े चौधरी खुद उसे बुलवाकर रखा को दिखाते। शहर से डॉक्टर तक बुलवाकर इलाज करवाया गया, मगर शाम होते ही उसकी फिर वही हालत हो जाती। सारे टोटके और दवाएं नाकाम हो चुकी थी। मायूस होकर गांव वालों ने रखा को उसके हाल पर छोड़ दिया। वे बेचारे और करते भी क्या, वरना पहले तो उसकी हालत देखकर बहुत सौ को रोना आ जाता था। आंखें भीग जाती थी, दिल दुखता था। वे भागता हुआ चौपाल तक आता तो चौधरी साहब का दिल भी दर्द से भर आता। बहुत दुखी होते वो। अपने कामों में मगन पूरा गांव बानो बानो की आवाज़ सुनकर काम तो रोकता नहीं था, लेकिन सुध ज़रूर पड़ जाता था। लेकिन कोई मरे हुए का कब तक आखिर मातम कर सकता था? जिससे जो हो सकता था कर चुका था। बीबी हाजना ने रखा की सेहत के लिए 30 रोज़े रखकर दुआ की थी। खालिद हर जुमेरात को जलेबियां बांटकर बच्चों से दुआ कराता था। कुलसुम ने 2 मीठी देगों की मन्नत मांगी थी। फिर भी कोई तदबीर कारगर साबित नहीं हो रही थी। अब तो जो भी करना था खुदा को ही करना था। खाने पीने का उसे होश नहीं रहा था। पहनने ओढ़ने, सोने जागने, सर्दी गर्मी, इन सारी फिक्रों से वह आज़ाद हो चुका था। बस याद थी तो बानो बानो की तकरार। वैसे कभी कभी चमत्कार के तौर पर रखा होश भी पकड़ लेता था, चाहे कुछ दिन के लिए ही सही। तब गांव वालों को बानो बानो की दर्द भरी पुकार से छुट्टी मिल जाती थी। रखा पर प्यार आता था। साफ सुथरे कपड़े, निखरा अंदाज, मीठा लहजा। गांव वाले भी ऐसे में भूल जाते थे कि इस गांव में साल भर पहले कुछ हुआ था। वो हंस हंस कर सबसे बातें किया करता था। फिर भी उसकी बातों में बानो खुशी की तरह समाई होती थी। उन दिनों उसमें बड़ा जोश भरा होता था। घर घर जाकर वे लोगों को बानो की शादी की दावत देता। चांद की 14 तारीख को बानो का ब्याह है, वक्त से आ जाना। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौपाल, घाट, मस्जिद, मदरसे, वे हर मिलने वाले को यही खुशखबरी सुनाता। लोग अच्छा कह देते और कुछ नज़रअंदाज कर देते। वैसे भी आजकल गांव वालों को कुएं के मसले से फुर्सत नहीं मिल रही थी। उसकी बात वैसे भी ध्यान देने के काबिल ना थी। चांद की 14 तारीख को बानो की रुखसती है चौधरी साहब। सारे गांव के साथ आपको भी आना है।
एक दिन वो चौपाल पर चला आया। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे चौधरी साहब हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। तरस भरी निगाहों से रखा को देखा। और गोपाल, तुझे भी आना है। तेरे घर गया था, तू यहाँ मिल गया, अच्छा हुआ। बेटे के साथ आना ज़रूर। गोपाल भी चौधरी साहब की तरह उसकी बात सुनकर कुछ ना बोल सका। बाकी सब भी सुन लो, बाद में कोई शिकवा शिकायत ना करे कि रखा ने किसी को बुलाया नहीं। मैं सबको दावत दे रहा हूँ। सब खामोश रहे। सबने सुन लिया ना। रखा अपना पैगाम देकर आगे बढ़ गया। जब वे दूर चला गया तो गोपाल चौधरी साहब से बोला, क्या करना है चौधरी साहब इस बेचारे का? हमारे बस में कुछ होता तो कब का कर चुके होते। चौधरी साहब ने दुख भरे लहजे में कहा। हकीम साहब तो जवाब दे चुके हैं, इसके पागलपन का कोई इलाज नहीं है। छेदे ने हाँक लगाई। बानो ने अच्छा नहीं किया अपने बाप के साथ। अकरम ने सिर हिलाया। हाँ, अच्छा तो नहीं किया, लेकिन पता नहीं वह मोहब्बत में कितनी मजबूर हो गई थी बेचारी। एक तरफ उसका बाप था और दूसरी तरफ उसका महबूब। चौधरी साहब ने गहरी सोच के साथ कहा, मजबूरी में हिम्मत दिखानी ही थी तो पहले दिखाती। ठीक बारात वाले दिन बाप के सर में खाक डालने की क्या ज़रूरत थी? आवेश तड़ से बोला। वह बाप से अलग सोच रखता था। बाकी सबके ख्यालात भी आवेश जैसे ही थे। वो सब भी यही सोचते थे कि बानो को ये सब करना ही था तो पहले ही कर लेना चाहिए था, तब गांव वाले उसे माफ़ कर देते। लेकिन उसने ये सब तब किया जब बारात दरवाजे तक आ चुकी थी। होनी को कौन टाल सकता है? चौधरी साहब ने हुक्के का कश लेते हुए हुंकारा भरा। जो होना होता है होकर रहता है। ये कहते हुए चौधरी साहब सोचों में गुम हो गए। आंखों में बानो की बारात वाले दिन का सारा मंजर घूम गया था। बानो की बारात के लिए बड़े चौधरी साहब का घर लिया गया था, क्योंकि पूरे गांव में एक यही घर था जो बहुत बड़ा था। और बानो की आने वाली बारात भी बहुत बड़ी थी। लड़के वालों ने कहा था कि सारा गांव ही समझो बारात में आने को तैयार है, इसलिए इंतज़ाम बड़ी और खुली जगह पर करना। इसके अलावा उनकी और कोई फरमाइश ना थी। बड़े अच्छे घराने में हुआ था बानो का रिश्ता। लड़के वाले बराबर के गांव के चौधरी थे। उनकी 3 मंजिला बड़ी हवेली थी, मालदार लोग थे, अच्छी खासी ज़मीनें थी, बाग थे। ऐसे बड़े घर में बानो का रिश्ता हुआ तो किसी को यकीन नहीं आया। किसी शादी में लड़के की माँ ने बानो को देख लिया था। बानो उन्हें इतनी भाई के हर फ़र्क भूल कर रखा के घर रिश्ता लेकर आई। फलों और मिठाइयों के टोकरे साथ थे। रखा तो उस दिन खुशी से झूम उठा। उन लोगों की जी खोल कर खातिर की और यूं बात पक्की हो गई। इनकार का सवाल ही ना था। बानो बहुत खुश थी। ऐसा अच्छा रिश्ता मिले तो कौन लड़की खुश नहीं होगी। वह तो वैसे भी बहुत खुश मिजाज थी। सूरज शक्ल भी इतनी अच्छी थी कि जो देखता दोबारा देखने पर मजबूर हो जाता। सारे गांव ने हैरत और खुशी से दांतों तले उंगली दबा ली थी। बात थी भी खुशी की कि इतने बड़ी हवेली में उनके गांव की बेटी जा रही थी। और जब चांद की 14 तारीख को बानो की शादी तय पा गई तो सारा गांव अपनी अपनी तैयारियों में मगन हो गया। बानो के जहेज के लिए भी सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चौधरी साहब की बीवी सलमा ने अपनी बड़ी बेटी के जहेज का कितना ही सामान बानो के जहेज में शामिल कर दिया था, ताकि गांव की इज्जत में कोई कसर न रह जाए। रखा की इतनी हैसियत कहाँ थी। वैसे भी बानो पूरे गांव की लाडली थी। उसकी खुद की माँ तो थी नहीं, मगर गांव की बुढ़ियाँ उसकी माँ थी। उससे माँओं वाला प्यार करती थी। अक्सर उसकी तारीफ करती। बानो, तूने कभी पाजेब नहीं पहनी, लेकिन तू बोलती है तो तेरी आवाज़ में घुंघरू बोलते हैं। तो यह तो अच्छी बात हुई ना ताई? वह हंस पड़ती। अच्छी बात तो है, लेकिन तेरी आवाज़ की झनकार किसी मर्द के कानों तक ना पहुँचे। ज़रा धीमा बोला कर, किसी की नीयत का कुछ पता नहीं। वह चुप हो जाती। बात को समझती थी, लेकिन जो शोखी उसके खून में शामिल थी उसका क्या करती। उसकी खामोशी भी गुनगुनाती थी। आवाज़ तो थी ही गज़ब की। तरह तरह के गाने भी याद थे। किसी महफिल में होती तो सहेलियां कुछ गाने की फरमाइश करती और वे खुशी खुशी उन्हें गीत सुनाकर खुश कर देती। यूँ तो गांव के लोग शरीफ थे, औरतों का एहतराम करते थे। कोई भी किसी लड़की की तरफ नज़र जमाकर नहीं देखता था। मगर जब बानो कुएं से पानी भरने के बाद एक घड़ा कमर पर और दूसरा सर पर रख के चलती तो बहुत सौ की नज़रें उसकी तरफ उठ जाती तो उठी ही रह जाती। कुछ शर्मिंदा होकर नज़रें झुका लेते। उसका मटक मटक कर चलना एक कयामत था।
वे कुएं से पानी भरकर चलती या बाप के साथ खेतों पर काम करती, देखने वालों का दिल ज़रूर धड़का देती थी। फिर भी उसे छेड़ने की हिम्मत किसी में ना थी। बहुत सी माएँ ना तो बानों का घर से बाहर निकलना बंद करा सकती थी, न अपने लाडलों की आँखों पर पट्टी बाँध सकती थी। कुछ ऊँच-नीच हो जाने का खतरा ज़रूर लगा रहता था। बानो, तू अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया कर। हमारी तो खैर है, लेकिन तुझ पर किसी का दिल आ गया तो पूरे गाँव में हंगामा हो जाएगा। मेले ठेलों पे जाते वक्त उसकी सहेलियां उसे छेड़ती थीं। हालांकि वे खुद उसकी हिफाजत का जज्बा रखती थी, हर वक्त उसकी बॉडीगार्ड बनी रहती थी। अच्छा, वे ये कहती और हंस देती। सहेलियों का उसके साथ छोटी बहनों जैसा सुलूक था। बानो खुशनसीब थी कि उसे ऐसे अच्छे रिश्ते मिले हुए थे और अब कुदरत ने उसे एक अच्छे रिश्ते में बांध दिया था। बानो का इतने बड़े लोगों में रिश्ता होने से रखा मारे खुशी के बौखला गया था। गांव वाले उसकी माली मदद कर रहे थे। बानो की शादी की तैयारी सब ऐसे कर रहे थे जैसे उनके घर की शादी हो। खुद बानो के अरमान तो बारात आने से पहले ही उसकी सास पूरे कर गई थी। न जाने कितने जोड़े और कितने ही गहने वे उसे दे गई थी, और अब शादी वाले दिन जो बरी आनी थी वो अलग थी। बानो सारे गहने और जोड़े देखती और खुश होती रहती। किसी को ये पता नहीं था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। सहेलियां उसे छेड़ती और वह मुस्कुरा देती। बड़ी बूढ़ियां उसे कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी के गुर बताती, उसे समझाती कि आगे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। सास की खिदमत, ससुर का एहतराम, शौहर से मोहब्बत कैसे की जाती है, वे उसे सबक पढ़ाती। बानो सब कुछ ऐसे सुनती जैसे पहले से ही सब जानती हो। मुझे सब पता है ताई, मैं सब जानती हूँ, वह आराम से कहती। समझाने वाली मुतमईन हो जाती। कोई क्या जानता था कि बारात वाले दिन क्या होने वाला है। आखिर फिर बारात का दिन आ पहुंचा। 500 लोगों की बारात थी। बारात में ज़्यादातर गांव के लोग थे। बहुत देर तक धूम धड़ाका होता रहा, आतिशबाजी होती रही, अनार छूटते और पटाखे फूटते रहे। लंबे चौड़े दूल्हा को देखकर उसकी सहेलियां उसके पास आईं और दूल्हा की तारीफ़ें करने लगी। उसे गुदगुदाया, हंसाने की कोशिश की। वह दुल्हन बनी धीमे धीमे मुस्कुराती रही। मर्दों के लिए बाहर शामियाना लगा दिया गया था। औरतों का इंतज़ाम चौधरी साहब ने हवेली के अंदर रखा था। खाने का बंदोबस्त भी चौधरी साहब की तरफ से ही था। निकाह के लिए मौलवी साहब का इंतज़ार हो ही रहा था जब अजीब बात हो गई। हवेली की पहली मंजिल पर आग लग गई। शोले उठने लगे। जिस कमरे में बानो दुल्हन बनी बैठी थी, उसके सामने धुआं उठ रहा था। हवेली में भगदड़ सी मच गई। औरतें चीखने चिल्लाने लगी। मर्द हवेली के अंदर घुस आए, आग बुझाने की कोशिश करने लगे। पानी और मिट्टी डालकर जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। वक्त भी ज़्यादा नहीं लगा और माली नुकसान भी मामूली सा हुआ, मगर बानो गायब हो गई। भगदड़ में किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि वह कहाँ गई और कैसे गई। हवेली का एक एक कमरा देख लिया, स्टोर रूम, गन्ने का गोदाम तक छान मारा, लेकिन बानो का कोई सुराग नहीं मिला। आग इतनी भयानक भी ना थी कि वे जलकर राख हो जाती। अगर जल भी जाती तो जली हुई उसकी जिस्म का कोई हिस्सा तो मिल जाता। एक मसला था जो सुलझ ही नहीं रहा था। बाराती एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सारे गांव वाले हैरान थे। बानो बानो रखा उसे यूं चीख चीख कर आवाज़ें दे रहा था जैसे वे उसकी आवाज़ सुनकर जहाँ भी होगी भागी चली आएगी। दाएं बाएं खेतों में लड़के दौड़ाए गए। चौधरी साहब अपने आदमियों के साथ खुद भी नहर तक गए। हवेली के अंदर चौधरानी ने संदूक तक खोलकर देख लिए, मगर सारी कोशिशें बेकार गईं। बानों का कोई पता न चल सका। दोपहर से शाम हुई और फिर शाम से रात। देगे जो पककर तैयार हुई थी ठंडी हो गईं। किसी को खाने का होश नहीं था और बानो थी कि मिल ही नहीं रही थी। आखिर वे कहाँ गई? सबकी ज़बान पर यही एक सवाल था। रात घेरी होने से पहले जो बारात थी वह वापस चली गई। गांव वाले भी मायूस होकर अपने अपने घरों को लौट गए और उसी रात रखा अधमरा हो गया। अगले दिन छेदा खोजी ने चौधरी साहब के सामने सारा मामला हल कर दिया। बानो कहीं गायब नहीं हुई है चौधरी साहब, बल्कि वह अपने आशिक के साथ भाग गई है। क्या? चौधरी साहब को यूं लगा जैसे उनकी अपनी बेटी पर इल्ज़ाम लगाया गया हो। जी हाँ, भाग गई है। छेदी चौधरी साहब और कुछ और लोगों के साथ हवेली के पिछले हिस्से की तरफ आया और खिड़की के नीचे खड़ा हो गया। ये देखिए बानो के कदमों के निशान। वे नीचे कूदते वक्त नंगे पाँव थी, और ये देखे किसी मर्द के जूतों के निशान जो उसे अपने साथ ले गया। छेदा उंगली के इशारे से दिखा रहा था
और आगे आगे बढ़ रहा था। लोग उसके पीछे पीछे थे। कुछ दूर जाकर निशान गायब हो गए और पक्की सड़क शुरू हो गई थी। यहाँ से वे दोनों किसी सवारी से भाग लिए होंगे। मेरे ख्याल से छेदा सही कह रहा है, मजीद ने कुछ सोचते हुए कहा। यह भी तो हो सकता है कि आग भी बानो ने ही लगाई हो, ताकि सब लोग आग की तरफ जाएं और उसे खिड़की से कूदकर भागने का मौका मिल जाए। चौधरी साहब के बेटे आवेश ने अपनी राय पेश की और अपनी मूछें मरोड़ी। मगर मेरा दिल नहीं मानता। चौधरी साहब ने कुछ सोचते हुए इनकार में सिर हिलाया। वह ऐसा क्यों करेगी? वह तो शादी से बहुत खुश थी। आप जैसा कहें, गोपाल बोला। बस ये बात यहाँ से बाहर ना जाए, गांव की इज्जत का मामला है। चौधरी साहब ने उन सबसे कहा। सबने हाँ में सर हिला दिया। इसके बावजूद बात वहाँ से निकलकर पूरे गांव में फैल गई। सबको पता चल गया कि बानो बाप के मुंह पर कालक मल कर अपने आशिक के साथ भाग गई है। रखा को पता चला तो वे इस गम से दीवाना हो गया। सारे गांव वालों के दिलों में बानो के लिए जितना प्यार था, उतनी ही नफरत भर गई। शायद ये वाकया भी और बहुत से वाकयात की तरह भुला दिया जाता, लेकिन रखा ने ना तो खुद इस वाकये को भूल पाया और न ही उसने गांव वालों को भूलने दिया। शाम होते ही वे बानो बानो पुकारता और इधर उधर भागा करता था और लोग दुखी और परेशान हो जाते थे और जख्म ताज़ा हो जाता था। आजकल गांव वाले सख्त परेशानी से गुजर रहे थे। गांव के इकलौते मीठे पानी के कुएं का पानी खराब हो गया था। कड़वाहट से जायका भी बदल गया था। अजीब सी बांस आने लगी थी। चौधरी साहब ने उसमें गुड़ भी डलवा कर देख लिया, मगर पानी मीठा नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरा कुआं खुदवाने के लिए मजदूर लगा दिए। कई जगह ज़मीन की खुदाई की, मगर पानी नहीं निकला। नाकाम होकर उन्होंने शहर से एक टीम बुलवाई जो कुएं खोदने में माहिर थी। उस टीम के इंचार्ज एक सरदार जी थे। इस तरह मीठे पानी के कुएं की तलाश शुरू हो गई। सरदार जी अपने आदमियों से थोड़ी सी ज़मीन खुदवाते थे और फिर मिट्टी सूंघ कर देखते थे। सुबह से शाम हो गई, मगर ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ से मीठे पानी की उम्मीद की जा सकती थी। सूरज डूबने वाला था। मायूसी बढ़ती ही जा रही थी कि अचानक सरदार जी मुस्कुरा दिए। एक खेत की जगह की मिट्टी सूंघकर उन्होंने खुशी खुशी ऐलान कर दिया, यहाँ मीठा पानी ज़रूर निकलेगा। मिट्टी की खुशबू बता रही है और मेरा तजुर्बा भी यही कहता है। कुछ लोग दौड़े दौड़े चौधरी साहब को ये खुशखबरी सुनाने गए। चौधरी साहब फ़ौरन वहाँ पहुँचे। मुबारक हो चौधरी साहब, यहाँ मीठे पानी का ज़ख़ीरा है। इस ज़मीन के मालिक से इजाज़त ले लें खुदाई के लिए। इसका मालिक कौन है, उसे बुलाएं, मैं कागज़ात तैयार करवाता हूँ, सरदार जी ने कहा। ये ज़मीन तो रखा की है, चौधरी साहब ने बताया। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कहीं और मीठा पानी नहीं है क्या? चौधरी साहब ने सरदार जी से पूछा। नहीं, सुबह से शाम हो गई है इसी तलाश में, बस ये जगह मिली है, सरदार जी ने बताया। यही कुआं खोदना पड़ेगा। चौधरी साहब के साथ सारे गांव वाले पटवारी जी के पास गए। उन्हें सारी बात बताई। ये तो अच्छी बात है कि मीठे पानी की राहत सारे गांव को मिलेगी, मगर ये रखा की ज़मीन है। अगर वे राज़ी हो और कागजात पर दस्तखत कर दे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर रखा होशो हवास में ही कब है। चौधरी साहब ने कुछ सोचते हुए कहा। कोशिश करके देख लें, शायद बात बन जाए। रखा की मंजूरी हर हाल में ज़रूरी है, पटवारी जी ने नरमी से सलाह दी थी। गांव वाले रखा के पास जाकर उसे राज़ी करने की कोशिश करने लगे, मगर वह होश में ही कब था जो उनकी सुनता। उसकी बस एक ही रट थी, बानो पाक दामन है, मेरी बेटी पाक दामन है, वे किसी के साथ नहीं भागी। उसे ढूंढो, उसे ढूंढ कर लाओ। वे सही मायनों में पागल हो चुका था। इस तरह मीठे पानी के कुएं का मामला टल गया। उम्मीद की बस एक ही किरण बची थी कि कभी तो वह होश में आएगा और गांव वालों को मीठा पानी पीने को मिलेगा। बानो, बानो, शाम का सूरज जैसे ही डूबा, रखा की आवाज़ गांव में गूंजने लगी। बानो, मेरी बच्ची कहाँ है तू? मेरी रानी बेटी कहाँ है तू? रखा नहर की तरफ भागता हुआ चिल्लाया जा रहा था। वही नहर जिसका पानी उबाल कर और छान कर सारा गांव पी रहा था। चौधरी साहब के कुएं का पानी तो अब पीने के काबिल नहीं रहा था। चौपाल के बड़े और बूढ़े बरगद के नीचे बड़े चौधरी के पास बैठे उसे भागता देख रहे थे और खामोश थे। इसका कुछ करे चौधरी साहब, अब तो इसका पागलपन बहुत कड़वा होता जा रहा है, अकरम ने कहा। ये चौधरी साहब के बेटे आवेश का गहरा दोस्त था। कोई हल भी तो नज़र नहीं आता इसके पागलपन का। बेटी के भाग जाने का उसे यकीन नहीं और मर जाने के बारे में वे सोच भी नहीं सकता। बड़ी चौधरी ने मायूसी से गहरी सांस ली। वे मरी कहाँ हैं? वे तो भागी है, पक्की पक्की, अकरम ने बड़े यकीन से जताया।
काश बानो जलकर मर ही जाती, रखा को सब्र तो आ जाता और हमें भी चैन नसीब होता। बड़े चौधरी ने फिर गहरी सांस ली। तब अचानक मजीदे के दिमाग की बत्ती जल उठी। चौधरी साहब, किसी तरह हम रखा को ये यकीन दिला दे कि बानो असल में मर चुकी है तो शायद उसे सब्र आ जाए। लेकिन कैसे यकीन दिलाएं? चौधरी साहब ने मजीदे को गौर से देखा। आंखों में चमक सी उभरी। क्यों ना बानो के ब्याह का पूरा ड्रामा रचाया जाए धूमधाम से, बाराती इकट्ठे हों और आग का खेल खेला जाए। बानो की जगह रूई का पुतला जला दिया जाए और फिर शोर मचा दिया जाए कि बानो जलकर मर गई, राख हो गई। इस तरह रखा दुखी तो होगा मगर उसकी दीवानगी से बाहर निकल जाएगा। चौधरी साहब ने हुक्का गुड़गुड़ाना बंद कर दिया। मजीदे की बात ठीक से दिमाग को लगी थी। हकीम साहब ने भी इस तरकीब को सराहा था। मजीदे कह तो ठीक रहा है, बड़ी चोट छोटी चोट का दर्द ख़त्म कर देती है। रखा का यह अच्छा इलाज हो सकता है। तो फिर ठीक है, इस तरह कुएं का मसला भी हल हो जाएगा। बड़ी चौधरी ने मंजूरी दे दी और यूं बानो की छूटी शादी की तैयारियां होने लगी। चांद की 14 तारीख को बानो की रुखसती है, सब वक्त पर पहुंच जाना। रखा एक एक को दावत देता फिर रहा था। गांव वाले खुशी खुशी वादा कर रहे थे, हाँ हाँ रखा, हम सब वक्त पर पहुंच जाएंगे, फिक्र मत करो, आराम से तैयारी करो। सबका मोहब्बत भरा जवाब होता और रखा का हौसला बढ़ाया जाता। एक बार फिर हवेली को सजाया गया, लोग इकट्ठे हुए, देगे चढ़ी, शादियाने बजाए गए। रखा ये सब देख रहा था और बहुत खुश नज़र आ रहा था। बस एक ही बात उसके दिमाग में बस गई थी कि आज बानो की रुखसती है। गांव का हर बंदा उसे मुबारकबाद देकर बहला रहा था। उससे पूछ रहा था, रखा कुर्सियां कहाँ लगवाई जाएं? बिरयानी कैसी बनी है, ज़रा चक्कर तो दिखाओ। चाय में कितनी चीनी पीना पसंद करोगे? अरे तुम्हारे कपड़े तो बहुत शानदार हैं। इस अपनायत और खुलूस के पीछे मीठे पानी का कुआं था जो सबको याद था। सबको उसी का बेताबी से इंतज़ार था। बानो का किरदार निभाने के लिए आमना तैयार थी। वे बानो की गहरी सहेली थी। उसे मेहंदी लगा दी गई थी, सुर्ख रंग का जोड़ा पहना दिया गया था। जेवरों से सजी घूंघट निकाले वे दुल्हन बनी बैठी थी। रखा उससे मिलने आया और उसे गले लगाकर जी भरकर रोया और रो रोकर उसे नसीहतें करने लगा। फिक्र न करना, मैं हूँ ना, तुझसे मिलने आया करूँगा। अपने शौहर और उसके घर वालों का अच्छे से ख्याल रखना। बानो, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। फिर रखा मौलवी साहब को निकाह के लिए बुलाने चला गया। उसके जाने के बाद आमना पता नहीं क्यों सचमुच रो दी। उसे बानो का ख्याल सता रहा था। अकरम चौधरानी को मिट्टी के तेल से भरी एक बड़ी बोतल देकर चला गया था और उसने चौबारे पर लकड़ी के बुरादे से भरे 2 तसले रख दिए थे और बता दिया था कि जैसे ही निकाह के लिए मौलवी साहब आएँ तो तसलों पर तेल छिड़क कर आग लगा देनी है। लपटें ज़्यादा ऊंची नहीं उठेंगी, आग ऊपर तक नहीं भड़केगी। अकरम ने जाने से पहले रुई से भरा हुआ पुतला भी कमरे में पलंग पर रख दिया था जहां आमना दुल्हन बनी बैठी थी। उस पुतले को आमना का जिस्म साबित करने का मकसद था। सब कुछ अच्छी तरह समझाकर अकरम नीचे चला गया। चौधरानी ने सब कुछ समझकर सर हिला दिया। आमना बेचैनी से आग लगने का इंतजार कर रही थी। उसकी नज़रें खिड़की पर जमी हुई थी जिससे बानो कूदकर भागी बताई गई थी। जैसे ही रखा मौलवी साहब को अंदर लाता दिखाई दिया, चौधरानी ने जल्दी से मिट्टी की तेल की बोतल खोलकर तसलों के बुरादे पर तेल डाल दिया। फिर जैसे ही उन्होंने बुरादे को आग दिखाई, आमना अचानक उठी और खिड़की खोलकर नीचे कूद गई। तू यहाँ क्या कर रहा है? उसकी चीखें कूदने से पहले कमरे में गूंज कर रह गई थी। चौधरानी के मुंह से चीख निकली और हाथ से तेल की बोतल छूटकर जलते हुए बुरादे पर जा पड़ी। शोले भड़क उठे, लड़कियां चिल्लाने लगीं। नीचे खड़े लोगों ने ऊपर धुआं और आग भड़कती देखी तो हैरान रह गए। पूरी हवेली में भगदड़ मच गया। झूठा ड्रामा हकीकत में बदल गया। ज़रा देर बाद ही आमना खेत की तरफ भाग रही थी और उसके पीछे चौधरानी की चीखें सुनाई दे रही थी। आमना रुक जा आमना। मैं आमना नहीं, बानो हूँ, नहीं रुकूंगी। आवेश, छोटा चौधरी मुझे लूट लेगा मेरी इज्जत। आमना दीवानों की तरह चीखी और तेजी से दौड़ने लगी। उसका रुख कुएं की तरफ था। जिसने ये मंजर देखा और आमना की चीखें सुनी हैरान रह गया। नीचे ये हंगामा था और हवेली के ऊपरी मंजिल पर खड़े बड़े चौधरी ने अपना सीना थाम लिया। नज़रों ने दूर तक आमना और चौधरानी को आगे पीछे दौड़ते देखा था। सबसे आखिर में रखा था जो बानो बानो चिल्लाता पीछे था। रुक जा, अरे रुक जा, चौधरानी ने आवाज़ लगाई। बानो रुक जा मेरी बच्ची, रुक जा।
रखा ने भी पुकारा मगर वे रुकी नहीं, भागती हुई कुएं के करीब पहुंच गई। चौधरानी, रखा और दूसरे लोग भी उसके पीछे दौड़ रहे थे और उसे रोकना चाह रहे थे। इतनी देर में खुद भागते हुए बड़े चौधरी भी आ गए थे। कुएं की मुंडेर पर पहुंचकर आमना रुकी, फिर मुड़कर पीछे देखा और चिल्लाई, तू क्या समझता है आवेश, मेरी इज्जत पर हाथ डालेगा? पीछे भागते सारे लोगों को जैसे सांप सूंघ गया। उसने छोटे चौधरी का नाम लेकर सबको सिर्फ चौंकाया नहीं, झंझोर डाला था। आवेश, तेरा ये ख्वाब मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। इतना कहकर वे कुएं में छलांग लगाने ही वाली थी कि चौधरानी ने झपटकर उसे पकड़ लिया। क्या बक रही है तू? तू बानो नहीं, आमना है। हाँ, बानो नहीं, उसकी दोस्त हूँ, उसका दर्द जानती हूँ, आमना तड़प कर बोली। बहुत चुप रह ली उस शैतान की धमकी के डर से। बुलाओ उसे, पूछो अपने उस बेटे से। चौधरानी को यह सुनकर ज़बरदस्त झटका लगा। मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। सब लोग आंखें फाड़े दम साधे खड़े आमना को देख रहे थे। चौधरी साहब का मारे शर्मिंदगी से सर झुक गया। बानो ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। अब इस कुएं का पानी कभी मीठा नहीं होगा। गांव वालों, आओ ज़रा इस कुएं में झांक कर देखो। आमना ने ज़ोर से चीखकर हाथ लहराया और वहीं बैठकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। गहरे सन्नाटे में उसकी चीखें गूंज रही थीं। सबकी गर्दनें झुकी हुई थी। छोटा चौधरी अपने कमरे में जलकर मर गया, राख हो गया। उसी वक्त हवेली का एक मुलाजिम कुएं के पास आया और हाँफ कर आवेश के बारे में बताने लगा। बड़े चौधरी और चौधरानी एक साथ ही चकराकर गिर पड़े। मैं कहता था ना कि मेरी बेटी पाक दामन है, वे अपने बाप के मुंह पर कालक नहीं मल सकती। रखा वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा बोल रहा था। फिर उसने आंखें बंद कर ली मगर उसके होठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट जमी हुई थी। सूरज डूबने वाला था। आज रखा की आवाज़ खामोश थी और सारा गांव कुएं में मुंह डाले बानो बानो चिल्ला रहा था।